लेक्चर नंबर 3 है। हम बेसिकली बात करेंगे आज थर्मोडायनामिक्स के हवाले से। थर्म मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन, बेसिकली मोशन ऑफ हीट। इन शॉर्ट बेसिकली हम फ्लो ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, थर्मोडायनामिक्स में जो हम यूज़ करते हैं बेसिक डेफिनेशंस, हमें वो डिस्कस करनी है। बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले क्या आता है, सिस्टम। सिस्टम हमारे पास क्या होता है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट वी चूज़ टू स्टडी। कोई भी यूनिवर्स का वो पर्टिकुलर पार्ट जो हम चूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। इन्वायरमेंट भी हम कहते हैं, सराउंडिंग भी कहते हैं। रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स जो उस सिस्टम के अराउंड बाकी पूरी की पूरी यूनिवर्स का पार्ट है, वो बेसिकली सराउंडिंग कहलाएगा या इन्वायरमेंट कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, द सरफेस डिवाइडिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। जो हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही है, डिवाइड कर रही है, वो बेसिकली कहलाती है हमारी बाउंड्री। उसके बाद जो सिस्टम्स हैं उसके बेसिकली 3 काइंड्स हैं। सिस्टम ओपन भी हो सकते हैं, सिस्टम क्लोज भी हो सकते हैं, सिस्टम आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। ओपन सिस्टम से क्या मुराद है, ओपन सिस्टम से ये मुराद है कि मैस एंड एनर्जी कैन ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और उसकी सराउंडिंग में मैस और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्लोज सिस्टम है, उस क्लोज सिस्टम का क्या सेटअप है, एनर्जी कैन ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, बट नॉट मैस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। ओपन में मैस और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्लोज में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, मैस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तीसरा जो काइंड है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैस ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। जिसमें मैस और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जब हमें किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करना होता है तो उस डिस्क्राइब करने के लिए हमें उनके कुछ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं जिनको डिस्क्राइब करना पड़ता है, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मैस ऑफ पार्टिकल्स। जब कभी भी हमें स्टेट बाज़ों का डिफ़ाइन करनी पड़ती है सिस्टम की, चाहे वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, चाहे वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो, लेकिन बाज़ों का स्टेट डिफ़ाइन करने के लिए हमें इन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ों का स्टेट की, किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है वो चेंज होती है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ट्रांसफॉर्मेशन का एक छोटा सा नोटेशन है। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, 3 हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हैं, पर्टिकुलर मैस गिवन है, से प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है। एक ट्रांसफॉर्म हुआ एक और फाइनल स्टेट में, सेम मॉलिक्यूल क्वांटिटी है, मैस सेम है, प्रेशर चेंज हो गया, 5 बार से 1 बार हो गया। सिमिलरली टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड पे आ गया। ये सिस्टम की फाइनल स्टेट है। जो पाथ है वो बेसिकली क्या कहलाता है, सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इंटरमीडिएट स्टेट्स इस प्रोसेस में पाए गए। अगेन ये जो इंटरमीडिएट स्टेट या प्रोसेस हैं, एक छोटा सा प्रोसेस हमने यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है, एग्जैक्टली यही वाला। ये मेरे पास प्रेशर 1 बार, 5 बार, टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड कहने, केल्विन कहने। यहाँ क्योंकि हमने सेंटीग्रेड का है तो हमें सेंटीग्रेड ही करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेट ये वाली थी जिसमें ये प्रेशर था, ये टेम्परेचर था। फाइनल स्टेट ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। ये जो पाथ है, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पर्टिकुलर पाथ बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, ये रिवर्सेबल भी हो सकता है, यहाँ से आने के बाद एग्जैक्टली वापस भी जा सकता है। ये पर्टिकुलर पाथ इरिवर्सेबल भी हो सकता है। ऐसा सिस्टम है जो कि रिवर्सेबल नहीं है। हम प्रीवियस
या इनिशियल स्टेज वापस से अचीव नहीं कर सकते। कुछ पाथ होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, जिनको हम एडियाबैटिक बोलते हैं। एडियाबैटिक से मुराद है नो हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द प्रोसेस। उस पूरे प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, हीट कांस्टेंट रहती है। आइसोबैरिक जो प्रोसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर चेंज नहीं होता। आइसोथर्मल जो होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक जो होता है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इन सारे प्रोसेस को हम जब लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख रहे होंगे तब इनको डिटेल में देखेंगे। ये जस्ट बताना है कि जब एक पर्टिकुलर पाथ है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोसेस को शो कर रहा होता है या एक से ज़्यादा भी प्रोसेस को शो कर रहा होता है, सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स को शो कर रहा होता है, जिसमें ये प्रोसेस भी पॉसिबल है, ये 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 भी पॉसिबल है। सिमिलरली अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमें 3 टॉपिक्स को कंबाइन देखना है: टेम्परेचर, हीट, थर्मल इक्विलिब्रियम। सो टेम्परेचर क्या है? अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अगर हमारे पास एक मेजर है हॉटनेस और कोल्डनेस को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, मेजर करने के लिए, से अगर हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली वो हायर टेम्परेचर पे होंगे, अगर कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली वो लोअर टेम्परेचर पे होंगे। टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं? हाउ डू यू मेजर टेम्परेचर? सो मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स चेंज व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। डिफरेंट मटेरियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि चेंज होती हैं जब भी उनका टेम्परेचर चेंज होता है। उसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो बेसिकली है मर्करी एक्सपेंड्स व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। यूजुअली हम थर्मोमीटर्स में मर्करी यूज़ करते हैं। मर्करी को हम ग्लास ट्यूब में रखते हैं, बिल्कुल यहाँ नीचे मरकरी रखा हुआ होता है। जैसे ही हम उसको किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करते हैं जिसका टेम्परेचर हाई होता है, ऑटोमेटिकली इस मरकरी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो ये इस ग्लास ट्यूब में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमने पहले से इसकी स्केलिंग की हुई होती है। सो हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? मटेरियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि चेंज होती हैं जब उनका टेम्परेचर चेंज होता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका कलर चेंज होता है, पहले एक कलर होता है, फिर दूसरा कलर होता है, फिर तीसरा कलर होता है, फिर चौथा कलर होता है। सो यही वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम थर्मोमीटर्स बनाते हैं। स्केल्स यूजुअली हम 3 ही यूज़ करते हैं: फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, सेंटीग्रेड कहते हैं, केल्विन। ये बेसिकली कन्वर्जन है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का, ये कन्वर्जन है केल्विन और सेंटीग्रेड का। इसको शायद हम ना देखें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आई बिलीव कि ये आप लोगों को पहले आने चाहिए। अगर आपने याद भी करना है तो सिर्फ इनके फार्मूलों को देख लें, अगर हमें कहीं पे कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे हीट क्या है। whenever there is a difference of temperature between two objects, जैसे मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो मेरे पास ऑब्जेक्ट है और उसके सराउंडिंग है, लेकिन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है। जब कभी भी मेरे पास टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है टेम्परेचर का डिफरेंस है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके सराउंडिंग है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। एनर्जी का ट्रांसफ़र हमेशा होगा अगर मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस है तो। दिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज फ्लो ऑफ हीट और हीट ट्रांसफ़र। उस पर्टिकुलर ट्रांसफ़र को हम हीट ट्रांसफ़र या फ्लो ऑफ हीट कहते हैं। एंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन दिस वे, और वो पर्टिकुलर एनर्जी जो इस तरीके से ट्रांसफ़र की जाती है या ट्रांसफ़र होती है, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम हीट कहते हैं। सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, डेफिनेटली पीछे हमने देखा है कि हीट फ्लो करती है, और हीट फ्लो कब तक करेगी? अनटिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स बिकम सेम। हीट तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। दिस इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में
ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर चेंज होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में वैलिड नहीं है, इवन यहाँ तक कि मेरे पास एक सिस्टम है जो कि हॉट है, इसकी सराउंडिंग है कोल्ड हैं, सो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी बेसिकली सिस्टम और उसके सराउंडिंग्स के दौरान। अगेन जब इन सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेट को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में बेसिकली टेम्परेचर दोनों सिस्टम और उसके सराउंडिंग का सेम हो जाता है। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है बेसिकली ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हमें क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, एंड सिस्टम बी एंड सिस्टम सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास सिस्टम ए और सिस्टम बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम सी और सिस्टम डी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम ए और सिस्टम सी बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दिस मीन सिस्टम ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं, इसका एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट वही है जो थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास एक कंटेनर यहाँ पर है, एक कंटेनर यहाँ पर है, जिसको मैं किसी ट्यूब के साथ मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन उन दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो मैं एक थर्मोमीटर लेता हूँ, इसका टेम्परेचर मेजर करता हूँ, इसका टेम्परेचर मेजर करता हूँ। अगर बी पे जो थर्मोमीटर है टेम्परेचर सेम आ रहा है, इसका मतलब ए और सी का एक सेल्फ टेम्परेचर सेम है। So in both cases B shows the same temperature, means A and C are in thermal equilibrium। ये एग्जैक्टली वही थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद हम जो चीज़ देख रहे हैं उसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ हीट। सो क्वांटिटी ऑफ हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी कैन डिफाइन अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट बेस्ड ऑन टेम्परेचर चेंज ऑफ सम स्पेसिफिक मटेरियल। हम यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट को डिफाइन करते हैं किस बेसिस पर कि किसी मटेरियल का जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो कैलोरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 सेंटीग्रेड। अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है और उसका अगर मुझे टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना है, उस वक्त मुझे अमाउंट ऑफ हीट या क्वांटिटी ऑफ हीट जो कि प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि रिक्वायर्ड है सिस्टम को, वाटर को, 1 ग्राम सिस्टम को, उसको कैलोरी कहते हैं। डेफिनेटली 1 कैलोरी होगा। स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है, स्पेसिफिक हीट, सो बेसिकली सैम्पल Q जो है वो यूज़ होता है फॉर क्वांटिटी ऑफ हीट। when it is associated with an infinite decimal temperature change। अगर मेरे पास टेम्परेचर चेंज बहुत ही स्मॉल है, उस वक्त में क्वांटिटी ऑफ हीट जो प्रोवाइड हम करते हैं उसको, या जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सिस्टम से, वो बाद में हम देखेंगे बेसिकली इसका क्या मतलब है। लेकिन जो टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी होता है, उस वक्त जो टेम्परेचर या क्वांटिटी ऑफ हीट जो होती है उस वक्त उसको हम कहते हैं डेल्टा क्यू। अगर मेरे पास टेम्परेचर में स्मॉल चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली क्वांटिटी ऑफ हीट में भी स्मॉल चेंज ही आया है। अब यहाँ पे ये क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट Q रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास M of a certain material from temperature T1 to T2 is found to be proportional। जो क्वांटिटी ऑफ हीट है जो कि रिक्वायर्ड है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए किसी मास M का फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2, वो हमें क्या मिला है कि वो प्रोपोर्शनल है किस के, ये क्वांटिटी ऑफ हीट ये प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर चेंज के, ये प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द मटेरियल M के। सो क्वांटिटी ऑफ Q, अगर हमें किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करना है फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2, तो क्वांटिटी ऑफ हीट जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, और वो प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी उस मटेरियल का मास कितना है। सो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज़ कॉल्ड C। इस C को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। सो स्पेसिफिक हीट को दोबारा हम देखते हैं। सो ये क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन मास।
अमाउंट ऑफ हीट, जो क्वांटिटी ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है वो बेसिकली Q है। चेंज इन टेम्परेचर डेल T है, मैस किसी मटेरियल का है। C स्पेसिफिक हीट मटेरियल की कहलाती है। सो द स्पेसिफिक हीट C हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अगर मेरे पास टेम्परेचर चेंज स्मॉल है, इनफाइनाइट साइमल डेल T है, मेरे पास करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो डेल Q है, तो मेरे पास फार्मूला ऊपर वाला थोड़ा सा रीराइट हो जाएगा, डेल Q इक्वल टू एम सी डेल T। वहाँ से मैं C निकाल सकता हूँ 1/m डेल Q और डेल T। सो क्वांटिटी ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर चेंज स्पेसिफिक हीट कहलाती है। सो व्हेन Q एंड डेल Q आर पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, द हीट इंटर्स द बॉडी एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर डेल्टा Q पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। व्हेन दे आर नेगेटिव, अगर डेल्टा T नेगेटिव है इसका मतलब डेल Q भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, सिस्टम में से हीट बाहर निकल रही है। सो व्हेन Q एंड डेल T आर नेगेटिव, heat leaves the system and its temperature decreases. So C को हम एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करते हैं, C को हम डिफाइन करते हैं चेंज और द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वन, अब ग्राम कह लें, डिपेंड करता है हम इसकी कौन सी क्वांटिटी देखते हैं, पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, जो हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो अगर इस फार्मूले को हम गौर से देखें तो ये क्या कहता है, डेल Q ओवर डेल T बाई M, चेंज इन हीट पर यूनिट टेम्परेचर चेंज पर यूनिट मास। जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होती है 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 स्पेसिफिक मास, 1 मास, 2 मास, 3 मास, उस वक्त जो हीट हमें रिक्वायर्ड होती है उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला आएगा ये बेसिकली हीट जूल, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा kg, अगर SI की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा केल्विन। एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, कितनी एनर्जी एक पर्टिकुलर मास की या 1 यूनिट ऑफ मास का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली फेज़ चेंज की। फेज़ चेंज क्या है, we use the term phase change to describe specific state of matter. We use the term phase to describe specific state of matter such as solid, liquid, gas, या particular state है matter की, उसी को हम phase भी कहते हैं। A transition from one phase to another phase is called phase change or phase transition. जब सिस्टम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाता है, ट्रांजिशन होती है, तो उसको हम फेज़ चेंज कहते हैं या फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फेज़ इटसेल्फ हम स्टेट ऑफ मैटर को कहते हैं, जिसमें सॉलिड आता है, जिसमें लिक्विड आता है, जिसमें गैस आता है। सो मैटर के फेजेस कितने हैं, मैटर की स्टेट्स कितनी हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। टोटल 4 नेचुरल फेजेस हैं, स्टेट्स हैं मैटर की, जिसमें सॉलिड्स हैं, जिसमें लिक्विड्स हैं, जिसमें गैसेस हैं, जिसमें प्लाज्मा है जो कि आयोनाइज्ड हाई टेम्परेचर गैसेस ही कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली आयोनाइज्ड स्टेट है, इसीलिए ये गैसेस स्टेट से बिल्कुल डिफरेंट है, इनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यूजुअली हम जो प्लाज्मा को रखते हैं वो बेसिकली किसी कंटेनर में नहीं रख सकते, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको बेसिकली हम एक कन्फाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ से सराउंड करती है और उसके बीच में उसको हम कन्फाइन करते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, ये किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर में नहीं आ सकती, इट सेल्फ कंटेनर को मेल्ट कर देंगी। उसके अलावा एक और स्टेट है मैटर की जिसको हम बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट्स कहते हैं। ये आर्टिफिशियल स्टेट भी कह सकते हैं, मैन मेड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लेबॉर्ट्री में अचीव की गई थी। इस स्टेट को जो फर्स्ट प्रपोज किया था वो बेसिकली बोज ने और आइंस्टाइन ने कंबाइन एक आर्टिकल लिखा था जो कि 1924 से 1925 के दरमियान प्रपोज किया था कि मैटर की एक और भी स्टेट आ सकती है, जिसको उन्होंने नाम दिया था बेसिकली बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट्स का। बेसिकली उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाई थी, बाद में उस पर्टिकुलर स्टेट को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट्स का। सो ये जो एक्सपेरिमेंट 1994 में किया गया था एक्सपेरिमेंटली, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने कोलोराडो बोल्डर में एक्सपेरिमेंट किया था रोपेडियम के ऊपर, ये पर्टिकुलर स्टेट अचीव की थी। उसके बाद एक ही साल के बाद MIT का एक ग्रुप था जिसमें कैटले आता है, उसने सोडियम के थ्रू एग्जैक्टली ये बोज आइंस्टाइन स्टेट्स अचीव की थी, जिनको 2001 में इन तीनों को कंबाइंड नोबेल प्राइज़ मिला था बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट्स के ऊपर। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सुपर फ्लूइडिटी है, जो सुपर फ्लूइड्स हैं, वो बेसिकली बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट्स में ही आ जाते हैं। ये एक मज़े की पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनी गिवन मटेरियल एट एनी गिवन प्रेशर द फ्रीजिंग टेम्परेचर इज़ द सेम एज द मेल्टिंग टेम्परेचर। किसी भी गिवन मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर गिवन प्रेशर के ऊपर अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर सेम है, दिस यूनिक टेम्परेचर एंड द लिक्विड एंड द सॉलिड फेसेस कैन को एग्जिस्ट एट दिस यूनिक टेम्परेचर। जिस पर लिक्विड और सॉलिड फेसेस दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर फेज को कहा जाता है फेज इक्विलिब्रियम। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम हो। सिमिलरली वाटर के केस में आता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है वाटर के केस में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर में ये तीनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखनी है। हम क्या बेसिकली देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि हम हीट को देख रहे थे। तो जो मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं, मैकेनिज़्म कह लें या मैकेनिज़म्स कह लें ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, या टेम्परेचर डिफरेंस होगा ऑब्जेक्ट और उसकी इन्वायरमेंट के दरमियान, हीट फ्लो करेगी। सो बेसिकली 3 मैकेनिज़म्स हैं जिनके थ्रू हीट ट्रांसफ़र करती है, और वो कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं इसको कहा जाता है। पहला जो है उसको कहा जाता है थर्मल कंडक्शन भी कहते हैं, उसको सिंपली कंडक्शन कहते हैं। जो दूसरा है उसको कहा जाता है कन्वेक्शन, और जो तीसरा है उसको कहा जाता है रेडिएशन। ये बेसिकली 3 मैकेनिज़्म हैं हीट ट्रांसफ़र के। तो सबसे पहले कंडक्शन या थर्मल कंडक्शन देखेंगे। थर्मल कंडक्शन सेम बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है बिटवीन बॉडीज़, जब वो दोनों के दोनों कांटेक्ट में हों। अगर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे तो थर्मल कंडक्शन नहीं होगी, या फिर थर्मल कंडक्शन किसी भी एक ही ऑब्जेक्ट में होगी। सो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे बेसिकली थर्मल कंडक्शन या कंडक्शन, जो कि मैकेनिज़्म है हीट ट्रांसफ़र का। सो ये हमने देखा था थर्मल कंडक्शन या कंडक्शन होती है विद इन अ बॉडी और बिटवीन 2 बॉडीज़ इन कॉन्टेक्ट। यूजुअली कंडक्टर्स अगर हमारे पास 2 हैं, थर्मल कंडक्टर्स में ज़्यादा होती है डेफिनेटली। जो इंसुलेटर्स हैं उनमें कंडक्टर्स के रेस्पेक्ट बहुत ही कम होती है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि एटम्स इटसेल्फ मटेरियल के अंदर मूव नहीं करते फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, बट उनकी एनर्जी करती है। उनकी एनर्जी कैसे मूव करती है? जब एटम इटसेल्फ मूव नहीं करते
ये बेसिकली सारा का सारा सेटअप होता है कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि एनर्जी कैरी करते हैं। इसी वजह से ही इस प्रोसेस को जिसमें ये हीट कैरी होती है या एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको कहा जाता है कंडक्शन। सो हमारे पास मैंने क्वांटिटी डेल क्यू इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू अ मेटल रॉड इन अ टाइम डेल टी। अगर मेरे पास कोई हीट की क्वांटिटी जो कि फ़्लो होती है, ट्रांसफ़र होती है डेल क्यू इन अ टाइम डेल्टा टी, सो रेट ऑफ हीट फ्लो जो कहलाएगा वो कहलाएगा डेल क्यू ओवर डेल टी। उसको हम बेसिकली नाम देते हैं हीट करंट का। हीट करंट इज़ डेल क्यू ओवर डेल टी। सो जिस रेट से हीट फ्लो होती है उसको हम नाम देते हैं हीट फ्लो का कंडक्शन के अंदर। सो एच इज़ द हीट करंट इन कंडक्शन, डेल क्यू और डेल टी रेट है हीट फ्लो का। एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या शो करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स हमें ये शो करते हैं कि जो हीट करंट है इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। मीन्स जो भी रॉड है उस रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल है, एंड टू द टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान है। तो हीट फ्लो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान, डेफिनेटली उतनी ही ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। तो मेरे पास एक मेटल रॉड है, उस मेटल रॉड के एक कोने पे मैं उसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, डेफिनेटली हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगी। सो जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करेगी, जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा हीट ट्रांसफ़र कम करेगी। तो रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के भी, हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, कोल्ड, हॉट। और जो हीट करंट है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रॉड लेंथ। रॉड लेंथ कम होगी तो ट्रांसफ़र कम करेगा, रॉड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम होगी तो जल्दी ट्रांसफ़र करेगा, रॉड लेंथ ज़्यादा है तो देर से ट्रांसफ़र करेगा। सो ये रॉड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जो हीट करंट है जो कि डेल क्यू और डेल टी कहलाता है, ये प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल है टी एच माइनस टी सी के टेम्परेचर डिफरेंस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट यहाँ पर जो है ये है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल रॉड। ये बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी है। हीट करंट डेल क्यू और डेल टी है, क्यू का यूनिट जूल है, सेकंड है। सो हीट करंट का यूनिट वाट की फॉर्म में आएगा। अगर मेरे पास टेम्परेचर जो वेरी करता है वो नॉन यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली नहीं है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रॉड, सो उस केस में हम टेम्परेचर ग्रेडियंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये बेसिकली मुझे क्या बता रहा है? डेल टी और डेल एक्स मुझे क्या बता रहा है? टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मेरा रॉड लेंथ चेंज हो रही है एक्स चेंज हो रहा है। मीन्स कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है। जब मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता है कि हाउ द टेम्परेचर वेरीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाउ द टेम्परेचर वेरीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। हाउ ये डेल टी और डेल एक्स, हाउ टेम्परेचर वेरीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड करता है हम कौन सी डायरेक्शन से कहाँ जा रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन से कहाँ जा रहे हैं। सो एच विल बी अपोजिट टू डेल एक्स और डेल टी। डेफिनेटली एच जो है डेल एक्स और डेल टी और डेल एक्स के अपोजिट आएगा। कैसे अपोजिट आएगा? अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे कि गौर से देखिएगा, जैसे मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, इस तरफ टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर डेफिनेटली यहाँ टेम्परेचर हाई है, यहाँ टेम्परेचर लो है, तो हीट यहाँ से यहाँ जाएगी। सो एच विल बी अपोजिट टू टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल टी और डेल एक्स। डेल टी और डेल एक्स अगर पॉजिटिव एक साइन है तो एग्जैक्टली हीट का साइन या हीट फ्लो का साइन या हीट करंट का साइन एग्जैक्टली उसके अपोजिट आएगा। तो इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया है। सो इसका एक फार्मूला तो ये भी है, और दूसरा फार्मूला जो है टी एच और टी सी अपॉन एल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट की फॉर्म में, अगर टेम्परेचर यूनिफॉर्मली वेरी नहीं कर रहा। तो अगर टेम्परेचर यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है तो ये यूज़ कर सकते हैं।
अगर नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है तो मुझे ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ था कंडक्शन या थर्मल कंडक्शन के बारे में। जो दूसरा टाइप का मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है बाय मैस मोशन। हमारे पास एक मटेरियल है जो कि हॉट है, अगर वो इटसेल्फ मूव कर रहा है तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफ़र उसी के साथ हो रही है। जैसे कोई हॉट फ्लूइड है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, जैसे वॉल्केनो में लावा होता है, वो इटसेल्फ हॉट मटेरियल है, इटसेल्फ मूव कर रहा है तो हीट उसी के साथ ट्रांसफ़र हो रही है। जब इटसेल्फ मैस मूव करेगा उसके साथ जो हीट भी मूव करेगी उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। सो उसके बाद हमारे पास क्या है, एयर और वाटर मूव अवे फ्रॉम द हीट सोर्स बाय कैरिंग एनर्जी विथ इट। सो हमारे पास एयर भी एग्जैक्टली ऐसे ही करती है, वाटर भी एग्जैक्टली ऐसे ही करता है। हीट सोर्स से वो दूर चले जाते हैं अपनी हायर एनर्जी के साथ जब उनको हीट किया जाता है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये इजी प्रोसेस नहीं होता। सिमिलरली जो तीसरा प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है, वो रेडिएशन कहलाता है। रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो से ऊपर है, एनीथिंग अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर रेडिएट हीट, वो कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करता है। सो एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है ये प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के। सो आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू।